हाय फ्रेंड्स, आज हम लेखांकन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे बजट, जिसे अंग्रेजी में बजट कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बजट्स के बारे में, कुछ डिटेल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बजट की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ बजट। बजट की बात करते हैं सामान्य अर्थों में। बजट क्या है? एक निश्चित अवधि, सामान्यतः इसे 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, लेकिन बजट कितना भी हो सकता है। मतलब कि बजट 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है। बजट एक अनुमानित अ, दस्तावेज होता है, मतलब अनुमान होता है एक तरह का कि ये कितने समय के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली ये 1 वर्ष के लिए होता है। तो एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, मतलब जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती है, और अनुमानित व्यय मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, इनका विस्तृत विवरण होता है। बजट क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, इन दोनों का विस्तृत विवरण होता है। बजट क्या होता है? एक वित्तीय योजना होती है जो क्या बताती है हमें, आगामी वर्ष के लिए सरकार के लक्ष्य, नीतियां और कार्यक्रम, इनको संख्यात्मक रूप में मतलब आंकड़ों में व्यक्त करती है। तो आप ये परिभाषा कहीं भी बता सकते हैं। फिर संविधान के अनुसार क्या है, संविधान में इसका क्या मेंशन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप ये याद रखना कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि बजट शब्द की जगह इससे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से इसको दर्शाया गया है। कहाँ? अनुच्छेद 112 में। अब हम देखेंगे बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट को वर्गीकरण के विभिन्न आधारों पर, अलग-अलग आधारों पर बजट कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक वित्तीय आधार पे देखें बजट, तो वित्तीय आधार पर बजट देखें तो एक होता है हमारा संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। तो वो बात करें बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जब सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय के जस्ट बराबर होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारा संतुलित बजट, जिसमें प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर होते हैं। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ पे वित्तीय स्थिरता है। लेकिन क्या है, मंदी के दौरान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। क्या? कि मंदी आ जाए तो इसके लिए क्या सरकार अलग से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करेगी। किसमें? संतुलित बजट में। फिर दूसरा आता है हमारा बजट अधिशेष बजट, जिसे सरप्लस बजट कहते हैं। जब सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से ज्यादा होती है। क्या? अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा होती है, किससे? व्यय से। तो प्राप्तियां व्यय से ज्यादा है। तो यह क्या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में जरूरी होता है कि जब सरकार को लगता है कि जनता के पास काफी ज्यादा पैसा है, इसका मतलब क्या? महंगाई बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारे अधिशेष बजट लाया जाता है, सरप्लस बजट लाया जाता है। लेकिन विकासशील देशों के लिए ये काम काम का होता है। क्यों? क्योंकि सरकार यदि अधिशेष बजट प्रस्तुत करती है, तो जनता का जो बचा कुचा पैसा होता है वो भी सरकार के पास चला जाता है। इससे क्या है, विकासशील देश और भी कम विकास की दर को प्राप्त करते हैं। तीसरा बजट आता है हमारा घाटे का बजट, जिसे डेफिसिट बजट कहते हैं। तो बात करें, जब सरकार का अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियों से ज्यादा होता है। व्यय ज्यादा होता है किससे? प्राप्तियों से। जिसे घाटे का बजट कहा जाता है, डेफिसिट बजट। और ये हमारे विकासशील देशों और मंदी के दौर में अधिक विकास और रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। कौन सा बजट? हमारा डेफिसिट बजट या घाटे का बजट। क्यों? क्योंकि इसमें व्यय ज्यादा होता है प्राप्ति के मुकाबले। अब हम देखेंगे बजट के प्रकार किस आधार पे? प्रक्रिया, तकनीकी के आधार पे। या प्रक्रिया या फिर तकनीकी के आधार पर बजट के प्रकार। एक होता है हमारा परंपरागत बजट, जो हमारा ट्रेडिशनल या लाइन आइटम बजट होता है, उसकी बात करें तो ये क्या, व्यय की मदें, जैसे हमारा वेतन, स्टेशनरी, फर्नीचर, तो ऐसी मदें होती है व्यय की मदें, उन पे केंद्रित होता है और पिछले वर्ष के जो खर्चे होते हैं इसके आधार होते हैं। तो बात करें, यह क्या है, व्यय की मदों पर केंद्रित होता है और जो पिछले वर्ष के जो खर्चे होते हैं उनको ये आधार मानता है। मुख्य विशेषता की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वित्तीय नियंत्रण करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय नियंत्रण करना। और यह खर्च के उद्देश्य या परिणाम को स्पष्ट नहीं करता कि खर्चा क्यों किया जा रहा है। कि जैसे हमने 100 टेबल मंगाई, तो 100 टेबल तो लाके दे देगा, लेकिन ये कभी भी नहीं पूछता ये बजट कि 100 टेबलों की आवश्यकता क्या है और वर्तमान में इनकी क्या जरूरत है। तो ये चीजें ये नहीं पता करता है। कौन सा? हमारा परंपरागत या ट्रेडिशनल बजट। दूसरा आता है हमारा निष्पादन बजट। दूसरा कौन सा आता है? निष्पादन बजट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। ये बजट क्या करता है? किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों पर केंद्रित होता है कि जो भी कार्य किए गए, जितना भी खर्चा किया जा रहा है, उनके क्या परिणाम निकलेंगे, उन पर केंद्रित है। ये खर्च को उपलब्धियों से जोड़ता है कि ऐसा खर्चा करने के बाद हम किन उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। ये हमारा निष्पादन बजट होता है। इससे क्या होता है? ये दक्षता बढ़ाता है, उत्तरदायित्व निर्धारित करता है और साधनों की अपेक्षा का साध्य पर जोर देता है कि पैसा खर्च तो करना ही है, लेकिन हम इससे कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उन पे ज्यादा जोर देता है। किसमें?
निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजटिंग में। फिर आता है हमारा शून्य आधारित बजट जिसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं। तो ये बजट क्या हर साल शून्य से शुरू होता है। इसमें क्या हर पुराने और नए खर्चे के औचित्य को सिद्ध करना ज़रूरी होता है। कि यदि आपको भविष्य में पैसा चाहिए बजट के अंतर्गत, तो जो कंपनी है या विभाग है जिसको पैसा चाहिए, उसको उसका औचित्य बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपको क्यों चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्ययों पर कठोर नियंत्रण करना। जो हमारे कठोर सार्वजनिक व्यय है, खर्चा है, उस पर कठोर नियंत्रण क्यों? क्योंकि औचित्य नहीं बताएँगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करके मितव्ययता लेके आना, इकोनॉमी लेके आना। फिर एक होता है आउटकम बजट जिसे परिणाम बजट भी कहते हैं। तो यह क्या है एक प्रगति रिपोर्ट होती है। आउटकम बजट क्या होता है? एक प्रगति रिपोर्ट होती है, जो क्या है सरकार के योजनागत व्यय के वित्तीय साक्ष्यों को भौतिक लक्ष्यों से जोड़कर क्या है उनके परिणामों का मूल्यांकन करती है। तो देख ले परिणाम बजट या आउटकम बजट क्या होता है? ये एक प्रगति रिपोर्ट होती है जो सरकार के जो योजनागत व्यय के जो वित्तीय लक्ष्य है इनको क्या करती है? भौतिक लक्ष्य से जोड़ती है। वित्तीय लक्ष्यों को भौतिक लक्ष्यों से जोड़ती है और उनके परिणामों को मूल्यांकन करती है। जैसे कैसे? कि जैसे सड़क निर्माण की लागत को किलोमीटर में बनी सड़क से जोड़ते हैं कि इतना पैसा खर्च किया गया और इतना पैसा खर्च करने के बाद कितने किलोमीटर सड़कें बनी। तो एक तरह से परिणाम बजट के अंदर यही होता है, परिणाम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह क्या निष्पादन बजट का एक उन्नत रूप है जो अंतिम प्रभाव पर केंद्रित होता है कि पैसा खर्च करने के बाद अंतिम रूप से क्या प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे बजटिंग के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में देखें तो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग की बात करते हैं। बजटिंग के जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या क्या है। हमारे प्रबंध शास्त्री थे प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रॉबर्ट एंथोनी, उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। तो इस पुस्तक में एक सफल और प्रभावी बजट प्रक्रिया के लिए उन्होंने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया था कि एक सफल बजटिंग के लिए कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाना जरूरी है। पहला सिद्धांत आता है हमारे उच्च प्रबंधकों के द्वारा प्रवर्तन, मतलब बजट किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? हमारे उच्च प्रबंधकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, पहला सिद्धांत है ये। मतलब बजट का निर्माण सदैव उच्च प्रबंधक जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है इसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट क्या एक प्रबंध की क्रिया होती है जिसके लिए क्या शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति और प्रोत्साहन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आता है हमारा उत्तरदायित्व का निर्धारण। संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए क्या कि बजट उनसे क्या अपेक्षा करता है। संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि बजट उनसे क्या अपेक्षा करता है। इसमें क्या स्पष्ट लक्ष्यों और सीमाओं के साथ जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? स्पष्ट लक्ष्यों और सीमाओं के साथ क्या किया जाता है? जवाबदेही तय की जाती है। फिर अवधि के निर्धारण की बात करें, बजट सदैव क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए, जो नॉर्मली क्या है 1 वर्ष होता है, तो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। बजट क्या होता है? सदैव एक निश्चित अवधि जो नॉर्मली 1 वर्ष की होती है उसके लिए बनाया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद या नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला सिद्धांत आता है हमारा कौन सा? आय और व्यय का पृथक वर्गीकरण। क्या आय और व्यय का पृथक वर्गीकरण की बात करें तो बजटिंग में प्रकृति के अनुसार क्या बजटिंग में प्रकृति के अनुसार अनुमानित आय और व्यय का स्पष्ट और पृथक लेखा जोखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट और पृथक लेखा जोखा होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। तो इस तरह क्या है इनका अलग अलग लेखा जोखा होना चाहिए। फिर एक रूपता की बात करें अगला सिद्धांत तो बजट निर्माण से लेके बजट क्रियान्वयन तक पूरे संगठन में प्रक्रिया और प्रारूप में एकरूपता होनी चाहिए, जो क्या करती है बजट को सफल बनाती है और तुलना को आसान बनाती है। तो इस तरह हमने सिद्धांतों के बारे में देखा, 5 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत आता है उच्च प्रबंधकों के द्वारा प्रवर्तन, दूसरा सिद्धांत आता है उत्तरदायित्व का निर्धारण, तीसरा अवधि का निर्धारण, चौथा आय एवं व्यय का पृथक वर्गीकरण, पांचवा हमारा एक रूपता। तो इस तरह हमने बजट के बारे में देख लिया। अब कुछ जो बजट है स्पेशल बजट उनकी थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं, जिनमें से एक आता है हमारे निष्पादन बजटिंग, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग या पीबी। तो ये बजटिंग की बात करें तो यह क्या आधुनिक वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो क्या करता है सरकारी व्यय को केवल खर्च की गई मदों से हटाकर बजट का मतलब ये नहीं होता कि हमें किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना होता है, बल्कि ये भी होता है कि किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों से जोड़ता है कि पैसा खर्च करने के बाद उससे हमें कौन से परिणाम प्राप्त होंगे और कौन से कार्य पूरे होंगे। ये देखा जाता है हमारे किसमें? निष्पादन बजटिंग में। हर कार्य के बगल में हमें बताना होता है कि इससे हम कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं? उन लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त हुए या नहीं। बात करें परिभाषा की या संकल्पना की, तो निष्पादन बजटिंग क्या होती है? निष्पादन बजटिंग का तात्पर्य ऐसे बजट प्रक्रिया से है
जिसके अंतर्गत क्या होता है, बजट में शामिल जो कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट में शामिल जितने भी हमने कार्यक्रम और योजनाएँ बताई है, उनका कार्यक्रम इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड और वास्तविक निष्पादन के मध्य कम से कम अंतर हो, कि कम से कम ये अंतर की बात करें कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं और जो हुआ है, दोनों के बीच जो कम से कम अंतर हो, मतलब जो हम उम्मीद कर रहे हैं वही होना चाहिए। और परियोजनाओं का क्रियान्वयन इष्टतम मतलब ऑप्टिमम स्तर तक हो सके। क्या जितने परियोजनाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन क्या है, इष्टतम या ऑप्टिमम स्तर पे हो सके। यह बजट क्या है, सार्वजनिक व्यय को कार्यों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं, क्रियाकलापों की रूपरेखा में प्रस्तुत करता है। ये बजट क्या करता है, जितने भी हमारे सार्वजनिक व्यय होते हैं, उन व्ययों को क्या कार्यों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, कार्यकलापों के रूपरेखा में प्रस्तुत करता है कि इस समय कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो इस तरह बाँट-बाँट के रहता है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये एआरसी इसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? तो कार्य निष्पादन बजट क्या है? कार्यों, कार्यक्रमों, कार्यकलापों, परियोजनाओं के तहत सरकारी संकार्यों को प्रस्तुत करने की एक प्रविधि होती है। ये परिभाषा हमारे किसके अनुसार? भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार। दोबारा बता दें आपको, कार्य निष्पादन बजट क्या है? कार्यों, कार्यक्रमों, कार्यकलापों, परियोजनाओं के तहत सरकारी संकार्यों को प्रस्तुत करने की एक प्रविधि होती है। अब हम देखेंगे जो निष्पादन बजट है, इसकी कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है? विशेषताओं के बारे में देखें। तो निष्पादन बजट परंपरागत बजट जिसको क्या बोलते हैं, लाइन आइटम बजट भी कहते हैं, उससे अलग है। आप इसे याद रखेंगे। निष्पादन बजट क्या है, परंपरागत बजट से अलग है। तो कैसे अलग है? बात करें साधन पर ध्यान की, बात करें फोकस ऑन एंड्स, साध्य पर ध्यान देता है, साधन पर नहीं। इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है कि कर्मचारियों, स्टेशनरी आदि पर खर्चा क्या है, किस काम को पूरा करने के लिए किया गया है। जितना भी खर्चा किया गया है, वो ऐसा कौन सा लक्ष्य था, कौन सा साध्य था, कौन सा काम था जिसको पूरा करने के लिए खर्चा किया गया है। अर्थात ये साधनों जैसे वेतन, फर्नीचर की अपेक्षा क्या है, साध्य मतलब कितनी सड़क बनी, कितने बच्चे शिक्षित हुए, जैसे टीचर पर खर्चा करना, स्कूल पर खर्चा करना, इसकी बजाय क्या है, ये तो करते ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देते हैं कि इतना खर्चा करने के बाद कितने बच्चे इससे शिक्षित हुए, उन पर ध्यान देता है। तो ये साधन की बजाय क्या है, साध्य पर ज़्यादा ध्यान देता है। फिर लागत हित या लागत परिणाम विश्लेषण, ये लागत हित कॉस्ट बेनिफिट की अवधारणा को आधार बनाता है, जिससे ये पता चलता है कि सार्वजनिक धन के व्यय से कितनी उपलब्धियां हासिल हुई। मतलब कॉस्ट बेनिफिट मतलब जो पैसा खर्च किया गया है वो मतलब का था कि नहीं, यदि मतलब का नहीं था तो इसका मतलब अगली बार वो पैसा खर्च नहीं होगा। फिर उत्तरदायित्व के निर्धारण की बात करें, ये क्या है, सरकारी क्रियाओं को विशिष्ट कार्यक्रमों और कार्यों में विभाजित करता है। ये क्या करता है, सरकारी क्रियाओं को विशिष्ट कार्यक्रमों और कार्यों में विभाजित करता है, जिससे हमारे उत्तरदायित्व का निर्धारण करना आसान हो जाता है। कौन सा कर्मचारी का उत्तरदायित्व क्या है, इसको निर्धारित करना आसान हो जाता है। फिर कुशल प्रशासन की बात करें तो बजट का संचालन एक कुशल प्रबंधन तंत्र के द्वारा किया जाता है। बजट का संचालन क्या है, एक कुशल प्रबंध तंत्र मतलब मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाती है कि कम से कम खर्चे के अंदर अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त करने, लक्ष्य प्राप्त करने। तो इसके लिए क्या कुशल प्रशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर निवेश उत्पाद संबंध की बात करें तो यह नीति और निष्पादन निवेश और उत्पाद तथा वित्तीय पहलों के मध्य क्या पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। तो हमने देखे 5 वो कारण जिसकी वजह से ये क्या जो नॉर्मल बजट होता है, परंपरागत बजट उससे अलग है। क्यों? क्योंकि साधन की वजह साध्य पे ध्यान केंद्रित करता है, ये लागत हित या फिर लागत परिणाम विश्लेषण करता है, ये उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है, कुशल प्रशासन बहुत ज्यादा जरूरी है इसको लागू करने के लिए, और निवेश उत्पाद संबंध स्थापित करता है। अब देखेंगे हम इसका इतिहास और भारत में इसका प्रयोग कब से कब तक किया गया, बात करें इसकी। सबसे पहले किसने इसका वर्णन किया? तो अमेरिका के हूवर कमीशन ने 1949 में इस प्रकार के बजट की सिफारिश की थी। किसने? हूवर कमीशन ने कहा था अमेरिका में कि 1949 में कि अमेरिका का बजट क्या है, इस प्रकार का ही आना चाहिए। भारत में कब से मांग हुई? तो सबसे पहले 1954 में लोकसभा विवाद में इसे लागू करने की मांग की गई थी। मतलब इस तरह की चर्चा उठी थी कि लोकसभा में इस प्रकार का बजट आना चाहिए। सिफारिश की बात करें तो संसद की अनुमान समिति ने अपनी 20वीं रिपोर्ट जो 1957 से 1958 के बीच में आई थी, तो उस रिपोर्ट में इसे लागू करने की सिफारिश की थी। और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग थे 1968, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद कौन बने? हमारे के हनुमंतिया। तो हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी जोरदार समर्थन किया था कि भारत में भी इस प्रकार का बजट आना चाहिए। भारत में कब से इसको लागू किया गया? तो भारत सरकार ने 1969-70 के बजट से शुरू होकर इसे धीरे-धीरे सभी विकास संबंधी जो विभाग है, जो क्या करते हैं विकास संबंधी कार्य करते हैं, उनमें इनको लागू करने का निर्णय किया। 1977-78 तक लगभग 32 विकास संबंधी जो विभाग है, उनमें इसको शामिल कर लिया गया। मतलब ऐसे विभाग जो विकास कार्य करते हैं, उनमें
परफॉर्मेंस बजट को शामिल कर लिया गया। अब बात करें हमारी कि जो हमारा परंपरागत बजट है उसको हटा करके परफॉर्मेंस बजट लाया गया। तो परंपरागत बजट में ऐसी कौन-कौन सी कमियाँ थी जिनको दूर करने के लिए यह बजट लाया गया? बात करें डेफिशिएंसीज़ इन ट्रेडिशनल बजटिंग की। तो परंपरागत बजट प्रणाली की बहुत सारी कमियाँ थी जिसके कारण निष्पादन बजट को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। पहली कमी थी लक्ष्य उपलब्धि का अभाव। मतलब जो परंपरागत बजट था उसमें क्या था, वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ वित्तीय परिव्ययों का अंतर्संबंध स्थापित नहीं हो पाता था। कि मतलब जो खर्च किया जाता था उससे हम कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं या होंगे, तो इसके बीच में क्या अंतर्संबंध स्थापित किया ही नहीं जाता था। तो कई बार तो केवल खर्चा हो जाता था बस। तो उसके क्या परिणाम निकले उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर व्यय का उद्देश्य अस्पष्ट, तो इसमें क्या है, व्यय के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया जाता था कि व्यय क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता था। यह केवल क्या है, क्रय की ये जो मदों मतलब लाइन आइटम से जोड़ देता था कि जो आपने पैसा दिया है उससे हमने ये वाली चीज़ खरीद ली, ये वाली चीज़ बना दी, ये चीज़ हो गई है। लेकिन ये नहीं बताता कि ये खरीदी करने के बाद इससे कौन से लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो परंपरागत बजट की ये कमी थी। एक था नियंत्रण पर अत्यधिक बल। जो परंपरागत बजट था उसमें क्या नियंत्रण पर ज़्यादा बल दिया जाता था। ये स्वभाव था क्या अधिक कठोर होता था परंपरागत बजट। और क्या नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा जोर देता था, जो हमारे कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा पुलिस राज्य के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारे उत्तरी कोरिया है, रूस है, तो ऐसे करके बहुत सारे देशों के अंदर क्या है, पुलिस राज्य की संस्थापना की गई है। मतलब नियंत्रण पर कठोरता पर बल दिया जाता है। लेकिन हमारा देश क्या है, पुलिस राज्य नहीं है, बल्कि हमारा देश कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य के लिए परंपरागत बजटिंग प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। तो मूल्यांकन में कमी की बात करें, तो यह क्या निर्णायकों की इकाई लागत और कार्यक्रमों के मूल्यांकन में मदद नहीं करता था। ये क्या करता था? यह निर्णायकों की इकाई लागत और कार्यक्रमों के मूल्यांकन में मदद नहीं करता था। अकुशलता की बात करें तो इससे क्या कार्यक्रम इनपुट्स और आउटपुट्स के मध्य संबंध का पता नहीं चल पाता था कि इससे हम क्या इनपुट करेंगे, मतलब निविष्टियां और उत्पाद उनके मध्य संबंध का पता नहीं चलता था। तो वही बात है कि जैसे कि किसी भी विभाग ने पैसा मांगा और सरकार ने उसको पैसा दे दिया और पैसे को हजम कर गया, हजम करके बिल दे दिए कि ये बिल थे उस पैसे की। तो कोई भी ये नहीं पूछा था कि इनपुट करने के बाद इसका क्या आउटपुट आया। तो कोई पूछेगा नहीं तो कोई बताएगा भी नहीं और कोई चेक भी नहीं करेगा। बस ये चीज़ देखी जाती थी कि हाँ, वो चीज़ आई कि नहीं, चीज़ आ गई। लेकिन कोई भी ये पूछ रहा था इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी? अब ज़रूरत थी तो वो ज़रूरत पूरी हुई या नहीं हुई। तो निष्पादन बजटिंग में ऐसा ही होता है कि हमेशा पूछा जाता है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? और लास्ट में पूछा जाता है कि जो आपने बताया था क्यों किया जा रहा है, वो प्राप्त हुआ या नहीं? फिर शैक्षिक महत्व के अभाव, मतलब इसका नागरिकों के लिए कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता था। मतलब नागरिकों को इससे कोई संबंध कुछ पता ही नहीं चलता था नागरिकों को इससे। तो नागरिकों के लिए कोई शैक्षिक महत्व भी नहीं था। फिर वैकल्पिक माध्यमों का अभाव, यह क्या कार्य के वैकल्पिक माध्यमों को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक का काम नहीं कर पाता था। अब हम देखेंगे पारंपरिक बजटिंग निर्माण और निष्पादन बजटिंग निर्माण में क्या अंतर है। सबसे पहले प्रारूप के अंतर की देखें तो परंपरागत बजट में क्या होता था, निष्पादन बजट में ऐसा हमने अलग क्या कर दिया। परंपरागत बजट की बात करें तो व्यय को मदवार जैसे लाइन आइटम वाइज बताता था कि वेतन में कितना खर्चा होगा, स्टेशनरी में कितना, फर्नीचर में कितना। तो इस तरह की एक लिस्ट होती थी, तो उस लिस्ट के अंदर ऐसा बताया जाता था। इसलिए इसे लाइन आइटम वाइज कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सूची बना देंगे, जैसे इस तरह एक सूची बना देंगे और सूची में यहाँ तो नाम लिख देंगे, यहाँ बता देंगे कितना पैसा खर्च होगा, बस। तो इसे लाइन आइटम बजट कहते हैं। अब परफॉर्मेंस बजट में क्या अंतर हो गया? ये व्ययों को कार्यों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं इनके रूप में बाँटता है कि इसके अंदर बता देगा सबसे पहले ये कार्य है, ये हमारे कार्यक्रम है और ये परियोजना है, 3 रूप में बाँट दिया। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारे कार्य किए जाएँगे, उसमें इतना पैसा खर्च होगा और उसका उद्देश्य बताना पड़ेगा कि ये कौन-कौन से लक्ष्य थे, हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए भी लागू होता है। इसमें लास्ट का एक कॉलम ज़रूर होता है, जिसमें बताना पड़ता है कि आपको ये पैसा क्यों चाहिए और आपकी कौन-कौन से लक्ष्य है जिनको ये प्राप्त करना चाहता है। फिर फोकस की बात करें तो साधनों पर केंद्रित है ये, मतलब सामान खरीदने पे, खर्चा करने पे केंद्रित है। ये केवल ये बताता है कि कितना पैसा खर्च हुआ है, जबकि निष्पादन बजट क्या है, हमारे साध्य मतलब परिणामों पे केंद्रित है और ये बताता है खर्च से कि हमें कौन-कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है। फिर आधार की बात करें, तो जो हमारा परंपरागत बजट था, ये मुख्यतः हमारे विधिक और लेखा संबंधी साधन का काम करता था, कि हमारे कोर्ट के अंदर जाएँगे तो सिद्ध हो जाए और विधि लेखा मतलब जो एक अकाउंटेंट है, उसके लिए सुविधाजनक। तो इस तरह से काम करता था। जबकि हमारे जो
परफॉर्मेंस बजट है, यह क्या हमारे राजकोषीय नीति निर्माण और वास्तविक सरकारी निष्पादन के विश्लेषण का साधन होता है। यह क्या हमारे राजकोषीय नीति निर्माण के अगले हमें किस के प्रकार की नीतियां बनानी है और वास्तविक सरकारी निष्पादन के विश्लेषण का साधन है कि यदि कोई आम बंदा भी ये पता करना चाहता है कि सरकारी निष्पादन किस प्रकार से हो रहा है, तो परफॉर्मेंस बजट के माध्यम से ये आसानी से पता लग जाता है। प्रकृति की बात करें तो परंपरागत बजट कैसा होता था? स्वभाव होता है अधिक कठोर या रिजिड होता था। जबकि हमारा जो परफॉर्मेंस बजट कैसा होता है? दिशोन्मुख मतलब गोल ओरिएंटेड और अधिक विकासात्मक होता है। अब हम देखेंगे जो निष्पादन बजट है, इसके निर्माण के गुण बात करें, मतलब अच्छी बातें, मेरिट्स की बात करें, अच्छी बातें कौन-कौन सी है? यह क्या परंपरागत बजट की बहुत सारी कमियां हैं, उनको पूरा करता है। दूसरा गुण आता है हमारे, यह नीति और निष्पादन, निवेश और उत्पादन, इनके मध्य क्या करता है? पारस्परिक संबंध स्थापित करता है कि कितना निवेश करेंगे, उससे कौन सा उत्पाद निकलेगा, हमारी नीति क्या है और उसका निष्पादन किस तरह से किया जा रहा है। तो इस तरह इनके मध्य जो संबंध है, वो हमारे निष्पादन बजट प्रस्तुत करता है। फिर आता है इससे क्या है? वास्तविक सरकारी निष्पादन का विश्लेषण संभव है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उससे क्या आउटपुट निकल के आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना संभव है। फिर इससे क्या है? वित्तीय जवाबदेही मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और विधायी नियंत्रण की बेहतर प्रणाली का विकास हो सकता है। इससे क्या है? वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण की जो बेहतर प्रणाली है, इसका विकास हो सकता है। यह क्या करता है? उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है और राजस्व और व्यय के विकल्पों का सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है? उत्तरदायित्व मतलब कौन से विभाग किस कार्य संबंधित कार्य करेंगे, तो उनका उत्तरदायित्व क्यों? क्योंकि उन्होंने यदि पैसा मांगा, जैसे शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे गए, शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन बताना पड़ेगा लास्ट में 100 करोड़ खर्च करने के बाद। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इससे स्कूल बनाई है, तो आपको ये बताना पड़ेगा इससे बच्चे कितने शिक्षित हुए, कितने शिक्षा में कितना सुधार हुआ। तो इससे क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है और राजस्व और व्यय के विकल्प का सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत होता है। इससे क्या सरकार के वित्तीय लेन-देन में अपव्यय और अकुशलता को दूर करने में मदद मिलती है। तो हमने ये जो निष्पादन बजट है, तो निष्पादन बजट के गुण देखे। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट की समस्याएं, कमियां या सीमाओं की बात करें। तो निष्पादन मापन की कठिनाई मतलब सरकारी निष्पादन का सदैव आसानी से पता नहीं चल पाता कि सरकार ने पैसा किया, खर्च किया, तो वास्तव में कुछ ऐसी चीजें शिक्षा मिली कि नहीं मिली। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका पता नहीं लगा पाते कि नहीं चल पाता कि वास्तव में इसका आउटपुट निकला या नहीं। और प्राय क्या इसका परिणाम भी सुस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे देश का विकास करना है, तो देश के विकास करने के बहुत छोटे पैमाने हैं जिनसे पता चलता है, लेकिन इसमें वास्तविक स्थिति पता नहीं चलती है। जटिल प्रक्रिया, लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों के साथ जोड़ना एक बहुत जटिल कार्य होता है कि जैसे खर्चा किया, जैसे एक कुर्सी के लिए आपने 200 रुपए खर्च किए, ये पता लगाना तो बहुत आसान कार्य होता है कि 200 रुपए कुर्सी के लिए खर्च किए, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य होता है कि कुर्सी का उपयोग सदुपयोग रूप से किया गया या नहीं। समय और लागत की बात करें, तो इससे कागजी कार्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या है एक छोटा-सा काम होता था, कि पैसा लिया और पैसे से कोई सामान खरीद लिया और कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन अब क्या है उसकी उपयोगिता भी सिद्ध करनी पड़ती है, जिससे क्या कागजी कार्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। समय की बर्बादी होती है और ये एक साथ-साथ देखें तो इसके लिए अलग से कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार का खर्चा बढ़ता है। फिर विशेषज्ञता की आवश्यकता, आम आदमी या जो आम कर्मचारी होता है, इसका बारे में नहीं बता सकता, निष्पादन बजट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता। इसके लिए क्या है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पे क्या है, वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सूचना प्रणाली की बात करें, इसके लिए एक सुसंगठित सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में क्या है, ये सफल नहीं हो सकता। यदि सुसंगठित सूचना प्रणाली ना हो, तो क्या है, ये सफल नहीं हो सकता। केवल तकनीकी समाधान नहीं, मतलब यह प्रशासनिक और संगठनात्मक कमियों को दूर करने का कोई मात्र साधन नहीं है। यह केवल बजटीय प्रक्रिया में प्रशासनिक त्रुटियों का समाधान कर सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारी निष्पादन बजटिंग है, इसके मुख्य उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो निष्पादन बजटिंग के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और वो कौन-कौन से हैं। मतलब हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या होते हैं कि ये बजटिंग यदि किसी विभाग में लागू किया जाता है, तो ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिन जिनको इसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पहला उद्देश्य आता है इसका, कार्य परिणाम को परिभाषित करना। संपादित किए जाने वाले कार्य और प्रदान की जाने वाली सेवा, उनको ठीक-ठीक परिभाषित करना ज़रूरी है। ये हमारा पहला उद्देश्य है इससे। दूसरा दक्षता का मापन, प्रत्येक सरकारी कार्य निष्पादन की लागत का ठीक-ठाक अनुमान लगाना। जितने भी सरकारी कार्य निष्पादन है, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उनकी लागत का ठीक-ठाक अनुमान लगाना और परिणामात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक दोनों में के रूप में कार्यकुशलता के मापन के लिए आधार प्रदान करना। तो परिणामात्मक
और मात्रात्मक दोनों के रूप में कार्यकुशलता के मापन के लिए आधार प्रदान करना कि ये ठीक है या नहीं। तो लक्ष्य का निर्धारण की बात करें, तो लक्ष्यों का पहले ही निर्धारण कर देना कि हम इस खर्चे से कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसे लक्ष्यों का पहले ही निर्धारण कर देना, जिन पर क्या सरकारी विभागों के निष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा सकेगा कि ये लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। फिर साधनों की अपेक्षा साध्य पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब जोर क्या उपलब्धि के साधन से हटा करके स्वयं उपलब्धि पर चला जाता है, मतलब आउटकम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उत्तरदायित्व के निर्धारण की बात करें, तो ये सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए कार्यों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है? सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत करता है। अब हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने 1968 में सरकार को निष्पादन बजट लागू करने की सिफारिश की थी। तो उनके अनुसार निष्पादन बजट लागू किया जाना चाहिए, जिसके 2 उद्देश्य थे। बात करें, पहला लागू करना, मतलब विकास कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार विभागों और संगठनों के में निष्पादन बजट को लागू किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, दिशा निर्देश जारी करना, तो सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में प्रदर्शन बजट को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। 2 उद्देश्य थे। पहली चीज तो लागू करना कि जो हमारे विकास कार्यक्रम वाले जितने भी विभाग है या संगठन है, उनमें हमेशा क्या है, निष्पादन बजट लागू होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी राज्य सरकारें हैं, विभाग, मंत्रालय, उनको भी कहें कि वो भी क्या प्रदर्शन बजट या निष्पादन बजट को अपनाएं। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट अपना लिया, अब इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी की बात करते हैं। वैसे तो सब सेम सेम जैसी चीजें हैं, आप सोचेंगे एक ही बात को घुमा के बताए जाते हैं, लेकिन अब जो है वो है, मतलब इसकी उपयोगिता, उद्देश्य, कार्य सब सेम ही है, लेकिन आपको हल्का हल्का सा अंतर इनके अंदर देखने को मिलेगा। बात करें हमारी उपयोगिता की, तो ये कैसा होता है? परिणामोन्मुखता, मतलब ये खर्च किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों, इनको जोड़ के क्या करता है? जवाबदेही को बढ़ाता है। फिर दक्षता और मितव्ययता की बात करें, तो लागत हित विश्लेषण के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो और सरकारी धन की बर्बादी या अपव्यय नहीं होना चाहिए। तो उत्तरदायित्व निर्धारण, कार्यों और कार्यक्रमों में क्या वर्गीकरण के कारण, क्या कार्यों और कार्यक्रमों में वर्गीकरण के कारण प्रत्येक इकाई के लिए जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय करना इससे आसान हो जाता है कि किस विभाग की गलती थी जिससे इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। फिर बेहतर निर्णय निर्माण की बात करें, तो निवेश मतलब इनपुट और उत्पाद मतलब आउटपुट, इनके बीच में स्पष्ट संबंध दिखाता है, जिससे नीतियां बनाने वालों को तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है। फिर वित्तीय प्रबंधन में सुधार की बात करें, तो ये वित्तीय प्रशासन में दूरगामी सुधारों का प्रवर्तक होता है। ये क्या है? वित्तीय प्रशासन में दूरगामी जो सुधार होते हैं, लंबे समय तक हमें सुधार करने हैं, उसका प्रवर्तक होता है। और लेखा परीक्षा ऑडिट को सुगम बनाता है, कि आसान बनाता है कि उनसे ऑडिट से भाई लक्ष्य प्राप्त हुए कि नहीं, ऑडिट आसानी से इसका पता लगा लेती है। ये तो हमने क्या देखे थे, जो हमारी यूटिलिटी है, मतलब जो उपयोगिता है निष्पादन बजट की। अब हम देखेंगे जो हमारा शून्य आधारित बजट है, जो अगला बजट है हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, तो शून्य आधारित बजट और निष्पादन बजट, इनके मध्य क्या अंतर है, तो उसकी बात करें, तो शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, और जो हमारी निष्पादन बजटिंग, दोनों ही क्या आधुनिक बजटिंग प्रणाली है, लेकिन उनके उद्देश्य, आधार, उपयोगिता, इनमें बहुत अंतर है। बात करें दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले शून्य आधारित बजटिंग की बात करें, फिर निष्पादन बजटिंग की बात करें। बात करें उपयोग का क्षेत्र, शून्य आधारित बजटिंग की बात करें तो इसका प्रयोग अधिकांशतः निजी उपक्रम होते हैं, हमारे प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होते हैं, उनके अंदर किया जाता है। जो हमारे प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है, इनके अंदर इसका जेडबीबी मतलब शून्य आधारित बजट का उपयोग करते हैं। जबकि निष्पादन बजट की बात करें तो इसका मुख्य प्रयोग सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जो सरकारी विभाग है, वहां पे किया जाता है। विकास की परियोजना वाले विभाग और कार्यक्रम मंत्रालय, इनके अंदर इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर फोकस या आधार की बात करें, तो शून्य आधारित बजटिंग की बात करें तो यह संसाधनों को औचित्य पर आधारित होता है, कि ये आपको पैसा क्यों चाहिए, औचित्य जस्टिफिकेशन जरूरी है, कि धन क्यों खर्च किया जाना चाहिए, शून्य से शुरुआत करके बताओ, कि पिछला धन तो खर्च कर दिया, लेकिन अब आपको क्यों पैसा क्यों चाहिए। यदि औचित्य नहीं बता पाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। निष्पादन बजटिंग की बात करें तो इस संसाधनों का प्रभावी आवंटन मतलब इफेक्टिव एलोकेशन और उसके उपयोग से प्राप्त जो परिणाम है उस पर आधारित होता है। फिर बात करें, तीसरा आता है हमारा जवाबदेही। जवाबदेही की बात करें तो शून्य आधारित बजटिंग में क्या होता है, संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को ही अपनी मांग का औचित्य मतलब जस्टिफिकेशन सिद्ध करना होता है, कि भैया जो विभाग पैसा मांग रहा है वही बताएगा कि उसका औचित्य मतलब जरूरत क्या है। जब निष्पादन बजटिंग की बात करें, संसाधनों का औचित्य उच्च प्रबंधकों मतलब हायर मैनेजमेंट के द्वारा तय किया जाता है कि ये पैसा क्यों चाहिए।
कार्य पर बल की बात करें तो यह अनुपयोगी मतलब नॉन प्रोडक्टिव या बेकार कार्यों को समाप्त करने पर बल देता है। ये जो मतलब कॉस्ट एलिमिनेशन की बात करता है कि ऐसे काम जो अनुपयोगी है या बेकार कार्य हैं उनको बंद करो। निष्पादन बजटिंग की बात करें तो ये परिणाम आधारित कार्यों के संचालन और उनकी दक्षता पर टिका हुआ है। मूल्यांकन के आधार की बात करें तो शून्य आधारित बजट का मुख्य आधार क्या है? लागत कटौती, कैसे करके पैसे कम से कम खर्चो। निष्पादन बजटिंग की बात करें तो इसका आधार क्या है? लागत और परिणाम दोनों ही है, पैसे भी कम से कम खर्च होने चाहिए, दूसरा जो पैसा खर्च किया जाए तो उसके कुछ परिणाम भी आने चाहिए। तो दोनों में अंतर हमने देखे। अब हम बात करेंगे जो हमने शून्य आधारित बजटिंग के बारे में देखा अंतर में, तो उसके बारे में देख लेते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है। तो शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग सार्वजनिक व्ययों पर कठोर नियंत्रण और उनके परिणामों में दक्षता लाने के लिए क्या, जो हमारे सार्वजनिक व्यय हैं उन पर हमें क्या करना, कठोर नियंत्रण करना और उनके लक्ष्यों में दक्षता लेके आनी। तो इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली एक आधुनिक नियोजन और बजटिंग प्रक्रिया है कौन सी? शून्य आधारित बजटिंग। सबसे पहले इसकी परिभाषा और संकल्पना की बात करें। परिभाषा क्या है? तो शून्य आधारित बजटिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बजट के निर्माण के लिए जो हमारे पूर्ववर्ती मदे हैं, जैसे पिछले साल से खर्चा होता जाए, मतलब किसी भी बात के लिए पिछले सालों में बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो उन खर्चों को क्या है, शून्य मान लेंगे। अगली बार आपको पैसा चाहिए तो आपको उपयोगिता बतानी पड़ेगी, तो उन खर्चों को क्या शून्य मान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि बजट का निर्माण बिना किसी पूर्व निर्धारित आधार के किया जाता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि पहले से इस मामले में पैसा दिया जाता था, आगे भी आपको पैसा देना होगा, ऐसा नहीं है। यदि आगे से आपको पैसा चाहिए तो पहले वाले आधार मान्य नहीं होंगे, आपको नए आधार बताने पड़ेंगे। चालू वित्तीय वर्ष के बजट के लिए एक नया आर्थिक आधार तैयार किया जाता है। बात करें इसकी संकल्पना की, तो संकल्पना में पहला बिंदु आता है इसका शून्य आधार। प्रत्येक प्रबंधक को अपने संपूर्ण बजट प्रस्ताव का औचित्य शून्य से बताना पड़ेगा कि अब आपको ये पैसा क्यों चाहिए। तो इसको क्या है, पहले से शून्य मानना पड़ेगा और शून्य से इसको शुरू से बताना पड़ेगा। पूर्व में आवंटित राशि मदों या कार्यक्रमों को आवश्यक रूप से स्थान नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीज पहले से चली आ रही है वो आगे भी चलती रहेगी। फिर लेखा परीक्षण पद्धति, तो ये बजट का पूर्ण रूप से लेखा परीक्षण ऑडिट की पद्धति पर आधारित है, जहां हर व्यय की गहन जांच की जाती है। फिर लागत हित विश्लेषण की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, तो इस बजट में उसी मद को व्यय के लिए उचित ठहराया जाता है जो हमारे लागत हित विश्लेषण के आधार पर पूर्ण रूप से खरीद उतरती है। यदि इस आधार पर पूर्ण रूप से खरीद उतरेगी तो उस तभी उसे उचित ठहराया जाएगा, जिसमें हमारे लागत और सामाजिक हित इन दोनों के मध्य कम से कम अंतर करने का प्रयास किया जाता है। कि जो लागत का मतलब जो पैसा खर्च किया जा रहा है और सामाजिक हित मतलब उससे कौन से हित हमारे प्राप्त होंगे, उन दोनों के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए। कि जो पैसा खर्च हो उससे हमें वो सामाजिक हित प्राप्त होना चाहिए। इसे कहते हैं लागत हित विश्लेषण। फिर निर्णय पैकेज की बात करें तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि बजट को इकाइयों में रखा जाता है। क्या, बजट को इकाइयों में रखा जाता है जिससे निर्णय पैकेज कहा जाता है। और ये पैकेज क्या, विभाग की जो विद्यमान और प्रस्तावित क्रियाएं उनको पूर्ण करते हैं और प्रत्येक स्तर पर क्या, प्रबंध के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब बात करें इसके इतिहास और भारत में इसका प्रयोग कैसे किया गया उसकी बात करें। तो अवधारणा के जनक कौन है? तो हमारा पीटर फायर है, जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका में ये अवधारणा दी थी। पीटर फायर ने ये अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में दी थी। पहली बार प्रयोग की बात करें तो इस नई अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में अपनाया था। भारत में स्वीकार की बात करें, भारत में कब स्वीकार किया गया? तो भारत में पहली बार 1986 में, उस समय के वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने इसको अपनाया था। कब? 1986 में वीपी सिंह ने। भारत में कैसे लागू हुआ उसकी बात करें तो 1987-88 में, वित्त मंत्री थे उस समय वीपी सिंह। तो भारत में क्रियान्वयन की बात करें तो 1987-88 में केंद्रीय सरकार के अनेक विभागों ने इस तकनीक को अपनाया था। 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इसको अपनाया था। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उन्होंने इसको अपनाना वैसे भी जरूरी था ही, क्योंकि टेक्निकल जितने भी डिपार्टमेंट है उसके लिए ठीक है। अब बात करें इसे किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम की, तो इसे सूर्यास्त बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि संसाधन की मांग करने वाले विभाग को वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन के सूर्यास्त से पहले अपने संसाधनों के औचित्य को सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो उसे बजट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सूर्यास्त बजटिंग कहते हैं। अब हम देखें शून्य आधारित जो बजटिंग है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, फीचर्स की बात करें तो सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण किया जाता है इसके माध्यम से। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण करना, ताकि हमारे सरकारी धन का अपव्यय ना हो और इसका प्रयोग क्या है, सार्वजनिक हित में हो सके। दूसरा, आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो पूर्ववर्ती कार्यक्रमों और योजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।
इसमें क्या किया गया है, पूर्ववर्ती जितने भी कार्यक्रम है और योजनाएं हैं, इनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर उस मद को बजट में स्थान दिलाया जा सके। और इसी आधार पे क्या है कि वो जो मद है, उस मद को बजट में स्थान मिलेगा। अगर वो अपनी जो मूल्यांकन है उसमें खरा नहीं उतरेगा तो नहीं मिलेगा, उतरता है तो मिल जाएगा। फिर लागत लाभ आधारित, तो ये पूरी तरह से लागत लाभ विश्लेषण पे आधारित है, जिससे क्या है सामाजिक हित को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा किसका है? समाज का, जनता का, तो उनके हित में ये पैसा खर्च होना चाहिए। फिर निरंतरता की गैर गारंटी, मतलब किसी कार्यक्रम और योजना को अनिवार्य रूप से भविष्य में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं, ये आवश्यक नहीं है। मद को हर बार औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा खर्चा करने से पहले। फिर कुशल कर्मचारी की आवश्यकता की बात करें तो इस प्रणाली के संचालन के लिए कुशल और ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर पूर्ण जानकारी की बात करें तो बजट बनाते समय पूर्व में जो संचालित मदें हैं, इनको पूर्ण और सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उस मद के औचित्य को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। अब शून्य आधारित बजटिंग की कठिनाइयां या सीमाएं की बात करें और सीमाओं की क्या दिक्कतें आती हैं इसके अंदर, तो जीरो बेस्ड बजटिंग के निर्माण और क्रियान्वयन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पहली, स्व मूल्यांकन का पूर्वाग्रह। क्यों? क्योंकि जो बजट मांग रहा है उसे ही सिद्ध करना होगा कि वह बजट क्यों मांग रहा है, तो दोनों एक ही व्यक्ति है। तो कार्यक्रमों और योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन उसी विभाग और मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा किया जाना होता है, जिससे क्या है, जिसके अंतर्गत ये संचालित होनी है। ऐसी स्थिति में स्व मूल्यांकन उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, मतलब खुद ही खुद के बारे में मूल्यांकन करके कैसे बताए कि हमने वो तय किया था वही हम प्राप्त कर लिए कि नहीं, वह खुद ही व्यक्ति तय करे, जिससे क्या है यह संकल्पना के अनुकूल परिणाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि खर्च करने वाला व्यक्ति हमेशा कहेगा हाँ मैंने सही खर्च किया है, लक्ष्य प्राप्त होने थे, ये हो गए। तो स्व मूल्यांकन का पूर्वाग्रह होता है, बल्कि अलग किसी विभाग से इसका मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए। फिर कुशल कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण की बात करें, इसके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए ईमानदार और पूर्ण कुशल अधिकारियों और कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जो प्रायः सभी देशों में प्राप्त मिलना संभव नहीं है। साथ ही के बजट का प्रत्येक चरण तकनीकी प्रशिक्षण पर आधारित होता है, जिसके लिए क्या कर्मचारी को पूर्ण प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में क्रियान्वयन की बात करें तो ये प्रणाली क्या है, मितव्ययता और पूर्ण नियंत्रणात्मक सार्वजनिक व्यय पर आधारित है। यह जो प्रणाली है हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग, ये क्या मितव्ययता और पूर्ण नियंत्रणात्मक सार्वजनिक व्यय पर आधारित है, जो क्या है प्रजातांत्रिक और सत्ता लोलुप सरकार है, उनके द्वारा तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे जनता को खुश करने के लिए अपव्यय और गैर नियंत्रणात्मक व्यय का सहारा लेते हैं। जो फ्री बीज होते हैं, मतलब सरकारी खर्चा जो बेरोक-टोक करना पसंद करते हैं, और उनके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मामले में हमेशा कारण बताना होगा आपको पैसा खर्च करने से पहले। उद्देश्य, फिर बात करें अविकसित और विकासशील देशों में अनुपयुक्तता, तो विकासशील और पिछड़े देशों में यह प्रणाली कारगर साबित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह बजट प्रणाली में लचीलापन अत्यंत ही आवश्यक समझा जाता है। इसमें जो हमारे विकासशील और पिछड़े देश हैं, वहाँ वो सोचते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, लचीला बजट, मतलब खर्चा कर दे लेकिन पूछे नहीं, जो क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के जस्ट विपरीत है। फिर समय लेने वाली और खर्चीली प्रक्रिया है, मतलब जो परंपरागत बजटिंग की तुलना में जीरो बेस्ड बजटिंग क्या अधिक समय लेने वाली और अधिक खर्चीली प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें हर मद के लिए शुरू से ही विस्तृत पैकेज तैयार करना होता है। तो हमने इसकी कमियां देख ली। अब हम देखेंगे शून्य आधारित बजटिंग और परंपरागत बजट में क्या अंतर है। शून्य आधारित बजटिंग और परंपरागत बजटिंग के बीच मुख्य अंतर उनके प्रारंभिक बिंदु और औचित्य सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है उससे होता है। बात करें अंतर की, सबसे पहला हमारा इसका अंतर आता है प्रारंभिक बिंदु, मतलब शून्य आधारित बजट शुरू से, मतलब जीरो से या शून्य से शुरू होता है, हर मद को औचित्य सिद्ध करना पड़ता है इसमें। परंपरागत बजट में पिछले वर्ष के व्यय को आधार माना जाता है और बढ़े हुए खर्चे का औचित्य देना पड़ता है, कि पहले वाला खर्चा यदि 100 करोड़ है तो 100 करोड़ देंगे, यदि इससे ज्यादा चाहिए तो आप कारण बताना पड़ेगा। जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, 100 करोड़ का भी कारण बताना पड़ेगा। आवश्यकता की बात करें तो शून्य आधारित बजटिंग में पूरे खर्चे के लिए स्पष्टीकरण देना जरूरी है, मतलब क्यों खर्च करे इस बात पे केंद्रित है, कोई भी पैसा क्यों खर्च करे। परंपरागत बजटिंग में केवल पिछले बजट से अधिक खर्चे हैं तो ही आपको औचित्य देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो प्रकृति आधार की बात करें तो शून्य आधारित बजटिंग कैसा होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन और लागत लाभ पर आधारित खर्चीली और लचीली प्रणाली है। शून्य आधारित बजटिंग क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन और लागत लाभ पर आधारित लचीली प्रणाली है। जबकि हमारा परंपरागत बजटिंग क्या है, ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित एक कठोर या रिजिड प्रणाली है। उद्देश्य की बात करें
तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग अनुत्पादक कार्यक्रमों को समाप्त करके मितव्ययता लाने पर केंद्रित है। ये क्या हमारे जो अनुत्पादक कार्यक्रम है, जो मतलब जिसके आउटकम्स नहीं आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को समाप्त करके मितव्ययता मतलब इकोनॉमी लाई जाए। जबकि हमारा परंपरागत बजटिंग क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम जारी रहने चाहिए और उन पे क्या वित्तीय नियंत्रण बना रहना चाहिए। प्रक्रिया की बात करें तो जीरो बेस्ड बजटिंग अधिक समय लेने वाली और ज्यादा खर्चीली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्मचारी की संख्या ज्यादा चाहिए। परंपरागत बजटिंग क्या है? कम समय में तैयार होने वाली और कम खर्चीली प्रक्रिया होती है। प्रदर्शन मूल्यांकन की बात करें, जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रदर्शन मूल्यांकन अधिक सटीक होता है। क्यों? क्योंकि तुलना क्या है? वास्तविक स्तर पर होती है, जबकि हमारी परंपरागत बजटिंग में यह कम सटीक होता है। क्यों? क्योंकि तुलना स्थिर आधार पे होती है। इस वजह से यह कम सटीक होता है। तो इस तरह हम जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में देख लिया। कुछ जो अलग बजट है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने देखे लचीले बजट और स्थिर बजट, इनके जो शब्द आपने सुने होंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थिर बजट और लचीले बजट के बारे में। स्थिर बजट की बात करें, जैसे फिक्स बजट या स्टैटिक बजट कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो स्थिर बजट से तात्पर्य पूर्व निर्धारित आय और व्यय के अनुमान से। क्या? स्थिर बजट से क्या तात्पर्य? पूर्व निर्धारित आय और व्यय के अनुमान से जो एक बार तैयार होने के बाद गतिविधि के स्तर में होने वाले बदलावों के साथ नहीं बदलता। एक बार तैयार हो गया तो तैयार हो जाने के बाद गतिविधि के स्तर में जो भी बदलाव आते हैं तो उन बदलाव के साथ वो बदलता नहीं है। यह बजट ये मानते हुए तैयार किया जाता है कि भविष्य में क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये भविष्य में वर्तमान परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और ये केवल एक ही गतिविधि स्तर पर काम करता है। अब हम देखते हैं स्थिर बजट की क्या उपयोगिता है। उपयोगिता देखें तो यह लागत नियंत्रण मानदंड तैयार करता है। तो यह तैयार लागतों को नियंत्रित करने के लिए मानदंड या फिर आधार रेखा के रूप में काम करता है। ये क्या करता है? तैयार लागतों को नियंत्रित करने के लिए एक मानदंड मतलब जो बेंचमार्क या फिर आधार रेखा के रूप में काम करता है। तो प्रबंधकों की सहायता की बात करें तो यह क्या है, प्रबंधन को एक निश्चित अवधि के लिए ये क्या करता है, प्रबंधन को एक निश्चित अवधि के लिए राजस्व और व्यय जो हमारे निर्धारित करने में मदद करता है। तीसरा देखें तो स्थिर संगठनों के लिए उपयुक्त। तो यह उन संगठनों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जहां उत्पादन अथवा बिक्री में उतार चढ़ाव की संभावना कम रहती है। जैसे कि हमारे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं होती है, उनके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करें स्थिर बजट की सीमाओं या लिमिटेशंस की, तो इसके अंदर क्या होता है, सटीकता की कमी होती है। ये क्या भविष्य की जरूरतों और आवश्यकताओं को सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पाता। ये क्या करता है, भविष्य की जरूरतों और आवश्यकताओं को क्या सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पाता, जिससे क्या वास्तविक और बजटीय परिणामों की तुलना में सटीकता में कमी आती है। फिर गलत प्रदर्शन मूल्यांकन की बात करें तो यदि उत्पादन बजटीय उत्पादन से भिन्न है, यदि वास्तविक उत्पादन बजटीय उत्पादन से भिन्न होता है तो यह प्रदर्शन दक्षता या क्षमता को मापने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यह अवास्तविक धारणाओं पर आधारित होता है। ये इसकी दो कमियां हैं। तीसरी कमी आती है इसकी अलोचशील प्रकृति। तो ये लोचदार नहीं होता और गतिविधि के स्तर में बदलाव होने पर इसे समायोजित नहीं किया जा सकता। तो यह तो हमारा स्थिर बजट था। दूसरा हमारा आता है कौन सा, लचीला बजट, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट की परिभाषा क्या है? तो लचीला बजट विभिन्न गतिविधि स्तर जिसमें 70%, 80%, 90%, तो इस तरह के विभिन्न गतिविधि स्तर होते हैं उनके लिए बनाई गई वित्तीय योजना होती है। तो आप देख सकते हैं जहां पे विभिन्न गतिविधि स्तर होते हैं, जैसे अलग अलग देखा हमने उदाहरण में, जैसे 70%, 80%, 90% की क्षमता वाले, तो उनके लिए जो वित्तीय योजना बनाई जाती है वही हमारे लचीला बजट होता है। इसे क्या वास्तविक उत्पादित आउटपुट के आधार पर स्वतंत्र रूप से समायोजित या फिर से तैयार किया जा सकता है। यह क्या है, तर्कसंगत और व्यवहारिक होता है। क्यों? क्योंकि यह लागतों को विभिन्न गतिविधि स्तरों पर आसानी से निर्धारित करता है। तो हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब तैयारी की बात करें, प्रिपरेशन की, तो लचीला बजट तैयार करते समय लागतों को तीन मुख्य खंडों में बांट के रखा जाता है। पहली चीज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब निश्चित लागत जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ नहीं बदलती, जैसे किराया। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने या बैंक ने या किसी भी संस्था ने कोई संस्था लीज पर ले ली, 20 साल के लिए ले ली। क्यों? क्योंकि किराए पर कि किराया नहीं बदलना चाहिए। ये जैसे आज जो है 5 साल बाद भी वही रहना चाहिए। सभी लोग यही चाहते हैं। फिर परिवर्तनीय लागत की बात करें तो उत्पादन के स्तर के साथ अनुपानित रूप से बदलती रहती है, जैसे कच्चा माल। फिर अर्ध परिवर्तनीय लागत की बात करें तो जिन्हें आगे निश्चित और परिवर्तनीय घटकों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन्हें क्या आगे निश्चित और परिवर्तनीय घटकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तैयारी में तीन मुख्य खंड है, उसके आधार पर इनको लचीले बजट को तैयार किया जाता है। फिर उपयोगिता की बात करें यूटिलिटी की, तो सटीक प्रदर्शन मूल्यांकन, यह क्या, यह प्रदर्शन दक्षता और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए
यह क्या हमारे प्रदर्शन, दक्षता और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सटीक मानदंड प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक उत्पादन के स्तर पर जो बजटीय लागत है, उनकी गणना करता है। फिर दूसरा, परिवर्तनीय संगठनों के लिए उपयुक्त। तो यह उन संगठनों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जो हमारी बिक्री और उत्पादन में परिवर्तनशीलता की उच्च डिग्री होती है। उच्च डिग्री मतलब ज़्यादा संभावना रहती है, या फिर जहाँ बाहरी कारक जो हमारे बाजार की परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ये बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्रबंधन नियंत्रण की बात करें, तो ये दिखाता है कि लागत को किस हद तक नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे क्या प्रबंधन के लिए बेहतर नियंत्रण तंत्र विकसित करना आसान हो जाता है। तो हमने इसकी 3 उपयोगिता देखी। अब हमने 2 बजट देखे, एक स्थिर बजट देखा और एक लचीला बजट, दोनों में क्या अंतर है? वापस अंतर देखें तो गतिविधि के स्तर में अंतर है। स्थिर बजट की बात करें तो ये केवल एक गतिविधि पे है। जैसे मान लीजिए किसी संस्था के द्वारा 1000 10,000 यूनिट बनाए गए, उस पे काम किए करता है। जबकि लचीला बजट क्या? ये आउटपुट के अलग-अलग वैकल्पिक स्तर, मतलब 8,000 कितने में तय किए गए, 10,000 12,000 यूनिट उनके लिए तैयार करता है। मतलब कि 8,000 बनाने में कितना खर्चा, कितना कच्चा माल लगा, 10,000 बनाने में कितना कच्चा माल, कितने कर्मचारी लगे, 12,000, तो सबके लिए अलग-अलग स्तर बनाए जाते हैं। इस समायोजन या एडजस्टमेंट की बात करें, तो हमारा फिक्स बजट क्या है? ये वास्तविक उत्पादन स्तर की परवाह किए बिना स्थिर रहता है, जिससे क्या है वास्तविक उत्पादन के अनुसार फिर से ढाला नहीं जा सकता। जबकि लचीले बजट की बात करें तो इसे उत्पादन स्तर में बदलाव के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। तो नेचर या प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति स्थिर और अलोचशील होती है। इसकी प्रकृति कैसी? स्थिर और अलोचशील होती है। जबकि लचीले बजट की बात करें तो इसकी प्रकृति गतिशील और रोधशील होती है, मतलब डायनेमिक और इलास्टिक होती है। फिर जो स्थिर बजट है, तो यथार्थवाद की बात करें, तो स्थिर बजट क्या करता है? यह इस धारणा पर आधारित होता है कि परिस्थितियाँ स्थिर रहेगी, बदलेगी नहीं, इसलिए यह कम यथार्थवादी होता है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, जो लोचशील बजट की, तो ये यथार्थवादी होता है। क्यों? क्योंकि ये लागतों को वास्तविक गतिविधि स्तर पर विभाजित करता है, मतलब निश्चित परिवर्तन और अर्ध परिवर्तनीय। तो इस तरह हमने देखा, तो बहुत सारी गतिविधि स्तर है, उन पे ये विभाजित करके रखता है। तो मूल्यांकन की सटीकता की बात करें, तो हमारे जो स्थिर बजट है, ये प्रदर्शन, दक्षता और क्षमता का मूल्यांकन करने में यह कम सटीक साबित होता है। मतलब यदि आउटपुट बदल जाता है, तो यह कम सटीक साबित होगा। फिर दूसरे बात करें लचीले बजट की, तो गतिविधि स्तर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में यह अधिक सटीक साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये तुलना सही आधार पर की जाती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने बजट प्रणाली के बारे में देखा, बजट किस प्रकार से लागू किया जाता है, कौन-कौन से प्रकार के बजट होते हैं, शून्य आधारित बजट या निष्पादन बजट के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की, और 2 प्रकार के बजट, जो लचीले बजट और स्थिर बजट, इसके बारे में हमने थोड़ी-थोड़ी जानकारी ली। तो इस प्रकार हमने एक बजट का एक ओवरव्यू लिया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।